चलिए अब एक काम करते हैं। अब शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ राजेश सातपुते और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर अमोल अठावले और रचना वैद्य जुड़ेंगे। इसके अलावा हम मार्केट आउटलुक पर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से बातचीत करेंगे कुछ ही देर में, और उसके बाद कमाई वाले सेक्टर्स पर बात करने के लिए और शेयर्स पर बात करने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। एक नज़र मार्केट पर, लेकिन इस समय निफ्टी अब वापस ग्रीन में आने की कोशिश करता हुआ किसी भी मोमेंट इनफैक्ट शायद ग्रीन में आ भी जाए हम वापस। बैंक निफ्टी अभी भी हल्का सा नीचे है, लेकिन आज का स्टार पॉकेट मिड कैप मार्केट, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में है। स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उनमें सबसे ऊपर आपके मेटल स्टॉक्स नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता। आज सुबह के हमारे तीनों ये बिग स्टॉक भी थे, इनमें अच्छा मोमेंटम है। इसके अलावा सम्मान कैपिटल 4.5% ऊपर, एफएनओ का टॉप गेनर इस समय। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी है, खासतौर से भारत डायनामिक्स। सबसे अच्छी खबर इसी के लिए थी, जितने भी ऑर्डर्स हैं उनमें तो भारत डायनामिक्स में अच्छी खरीदारी है। लेकिन दिक्कत है अर्निंग्स का रिएक्शन। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, लॉरस लैब्स, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स देखिए आप। हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.4% नीचे। इसके अलावा कोलगेट में गिरावट आई है, करीब करीब 3-3.5% कोलगेट नीचे है, और लॉरस लैब्स अब करीब करीब 3% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड वेस्ट की अच्छी लिस्टिंग हुई है, करीब करीब एक 10% के प्रीमियम के साथ। बिरू आज की लिस्टिंग मिड वेस्ट करीब 10% के प्रीमियम के साथ। ग्रेफाइट कारोबार में समृद्धि कंपनी 10% के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग। चलिए पैनल से बातचीत करते हैं। आशीष बहेती जी, राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और ताज़ा तरीन फ्रेश पर्सपेक्टिव नजरिया लेकर रचना वैद्य अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रही हैं आप? आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया? जी गुड मॉर्निंग। इस वक्त के कन्विक्शन आइडियाज में एक रहेगा टाटा टेक, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 697 पे भाव चल रहा है, हम ऐसा लगाएंगे 691 पे, और हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 706 और 720। और दूसरा जो काउंटर में देना चाहूंगी दैट विल बी ओएनजीसी, जिसको अगेन हम लॉन्ग करेंगे 255.5 के करीब है ये, हम ऐसा लगाएंगे 254 पे। हम इसमें टारगेट रखेंगे 258.5 एंड 261 का। ओएनजीसी फ्यूचर्स आप बाय करेंगे। ओएनजीसी में सुबह से काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और याद रखिएगा कल भी इसमें लॉन्ग्स ऐड हुए थे। जब एक तरफ अगर आप ओएमसीज कोलैप्स हो रही थी, क्रूड में तेजी थी, ओएनजीसी चल रहा था। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्रूड की तेजी के माहौल के बीच में। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड इस वक्त के, आपके दो इम्पैक्ट ट्रेड्स इस वक्त के? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 267 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 280 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 262 का। ट्रेंडिंग है, अब ट्रेंड मेंटेन रखा है स्टॉक ने, हायर लो फॉर्मेशन कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा है। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आगे भी जो अप ट्रेंड बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा, आज मेटल स्टॉक्स में एक्टिविटी है तो जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1015 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1070, वहीं पे उसका लास्ट स्टॉप बना था, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 993 का। ओके, जेएसपीएल 1022 पे आपकी बाय कॉल। आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स? जी वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे खुलने के बाद से स्ट्रेंथ बरकरार है, और हमें लग रहा है कि अभी सेकंड हाफ में इसमें शायद अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 415 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 430 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो हिंदुस्तान जिंक का। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, तो 485 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 510 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स? जी देखिए, पहला ट्रेड होगा सिंजिन पे। सिंजिन पे कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट था। आज का जो मॉर्निंग सेशन था वो इसके लिए इंपॉर्टेंट था, और वो था 660 का लेवल, और इसने 660 का लेवल होल्ड किया है। एट प्रेजेंट इट इज एट 665। हमारा स्टॉप लॉस 660 के नीचे होगा तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 658 का, और बाय करेंगे सिंजिन। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनता है 680 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा एम्फोसिस। मुझे लगता है कि एक नजर आईटी पे रखेंगे हम। एम्फोसिस का चार्ट आप देखें, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम मिलना चाहिए 2825 के आसपास। फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है 2880 से लेके 2900 तक का यहाँ पे स्विंग मिलेगा। हमारा स्टॉप लॉस 2800 के नीचे होगा
स्टॉप लॉस होगा 2790 का एम्फोसिस। ओके, मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें क्लियरली स्टैंड आउट करेंगी। दोनों पर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। एक बार कंट्रीब्यूशन पायरो, फिर बात करता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब करीब 23 पॉइंट इस समय ड्रैग करता हुआ इंडेक्स को, और दूसरी तरफ है आपका कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 16 पॉइंट का ड्रैग यहाँ पर आ रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आज एटलीस्ट 2-3 दिनों की गिरावट के बाद ICICI बैंक चल रहा है, लेकिन फिर भी ये 2-3 स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी मार्केट में इस समय आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देगी। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में आपसे हमारी ये पहली कॉन्वर्सेशन है, तो आपके लिए ये नव वर्ष शुभ रहे और काफ़ी हेल्दी रहे और प्रॉस्पेरस रहे। आपके और आपको दर्शकों भी विक्रम संवत 2082 का ऑल द बेस्ट विशेस। चलिए, थैंक यू। अच्छा, अब मैं शुरुआत करता हूँ जो मैंने अभी बात की, हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब करीब स्टॉक 4% नीचे इस समय। कल नंबर्स आए, इनकी कमेंट्री थी कि अब थोड़ा सा तो डिसरप्शन हुआ वो GST की वजह से, लेकिन अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह को लेकर भी नंबर थोड़े से एनीमिक ही थे। क्या FMCG एज अ पैक इस समय अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या फिर कल के लीवर के नंबर से थोड़ा सा एक वार्निंग साइन है कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए, FMCG सेक्टर जो है, स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ। इन जनरल ये जो सेक्टर है वो एक, मैं कहूँगा, मैच्योर सेक्टर हो चुका है, जिसमें जो की कैटेगरीज हैं, जो मास कंजम्पशन की आइटम्स हैं, लो टिकट आइटम्स हैं, वो काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन हो चुकी है, सैचुरेशन हो चुकी है, अर्बन लेवल्स पे भी और रूरल लेवल्स पे भी। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये कैटेगरी में, वो कम से कम होते जा रहा है। इन द सेंस मुझे नहीं लगता कि 3-4-5% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ ये सेक्टर में पॉसिबल है, क्योंकि आप टूथपेस्ट या साबुन देखें, डिटर्जेंट्स देखें, काफ़ी सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो मोर और लेस मैच्योर हो चुकी है, पेनिट्रेशन ज़्यादा है, जितनी यूजेज करनी है उतनी कर चुकी है। वैसे लोग बोलते हैं कि टूथपेस्ट कंपनीज फॉर एग्जांपल 1 टाइम ब्रशिंग से 2 टाइम्स ब्रशिंग की ओर जा रहे थे, लॉन्ग स्ट्रेटेजिक, बट ये सब करने के बाद हमने देखा है पिछले 10 साल से मैं देखूं तो वॉल्यूम ग्रोथ इतनी नहीं आ रही है। जो भी ग्रोथ आ रही थी वैल्यू ग्रोथ से आ रही थी, प्राइसिंग पावर से आ रही है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर जो है वो कॉम्पिटिटिव हो चुका है, और स्टॉक स्पेसिफिक ऐसी छोटी कंपनीज हैं, मिड साइज कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट इनोवेशन से काम कर रही हैं, काफ़ी सारी अनलिस्टेड स्पेस में भी है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। एक मैंने आर्टिकल ये भी पढ़ा कि FMCG कैटेगरी अगर हम देखें लिस्टेड कंपनीज की दृष्टि से तो इतना ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन इंक्रीमेंटल ग्रोथ काफ़ी D2C ब्रांड से भी आ रही है। तो एक और कैटेगरी मैच्योर हो चुकी है, दूसरी ओर जो D2C ब्रांड्स हैं, प्राइवेट ब्रांड्स हैं, नई ब्रांड्स हैं, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से दो तरह से स्क्वीज़ हो रहा है। वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव नहीं है, तो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखें पिछले 2 साल का जब से हमने स्टार्ट किया है, हम स्ट्रक्चरली अंडरवेट रहे हैं FMCG में, और मुझे लगता है यही स्टांस हमारा रहेगा। ओके, स्ट्रक्चरली अंडरवेट रहे हैं, एक मैच्योर सेक्टर, आपको लग रहा है कि भी वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी सी कमी रहने वाली, GST कट से भी उसमें इम्पैक्ट नहीं आने वाला आपके साथ? बिकॉज वो तो पास करना ही पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट काफ़ी हाँ, क्लोजली वॉच कर, नहीं, लेकिन उससे वॉल्यूम अपटिक नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता है। दूसरी पॉकेट जिसने GST कट के बाद काफ़ी शानदार मूव्स दिखाए वो ऑटोज थे, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स। यहाँ पर क्या डिफरेंट व्यू है आपका? आपको लग रहा है यहाँ पर मौके हैं अभी भी, या स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं यहाँ पर? ऑटो में FMCG से उल्टी सिचुएशन है। ओके, FMCG जैसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन काफ़ी हो चुकी है, ऑटो खास करके जो कार्स हैं, SUVs हैं, वो सेगमेंट जो है प्रीमियम सेगमेंट, उसमें पेनिट्रेशन अभी भी कम है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया की मिडिल क्लास बढ़ रही है, इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रही है, तो ऑटो जो है डिस्क्रिशनरी में जो आता है उसकी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। बट हम अगर 5 साल का हिस्ट्री देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी लो सिंगल डिजिट में रही है। तो ये कैटेगरी जो है मेरे ख्याल से इज गोइंग टू एक्सप्लोड, क्योंकि अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे तो कार्स और बाइक्स के बिना काम नहीं होगा। दूसरी बात हमने ये देखा कि ये कैटेगरी का एक जो हेडविंड था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नए नॉर्म्स बढ़ाए थे, एमिशन नॉर्म्स, ब्रेकिंग नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स, उसकी वजह से जो है वो प्राइसिंग बहुत बढ़ गया था बाइक का। ऑलमोस्ट 20 to 40% बाइक का प्राइस अगर आप देखें तो पिछले 5-7 साल में बढ़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू नॉर्म्स। ये GST कट जो हुआ है उसकी वजह से जो एक शॉक लगा था प्राइसिंग का, वो
अंडू हुआ है और मेरे ख्याल से उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ अनलीश होगी। वैसे एक हमने झटका तो देखा ही है, बहुत अच्छी रिस्पांस आई है दिवाली सीजन में आफ्टर द जीएसटी कट्स, बट मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द कट्स एक स्ट्रक्चरल वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी बन सकती है कार्स में भी और टू व्हीलर्स में भी। पीरू? मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बैंक्स पे आपका टेक एंड स्पेशली इस डिफरेंट अंदाज पे, आई मीन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक चले लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। इस बार बाइंग एफर्ट्स मिड कैप में विजिबल है, स्पेशली दिस आरबीएल और फिर फेडरल की डील के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो वैल्यू खोज रहे हैं मिड कैप बैंकिंग में। डोमिनेट किया है पीएसयू बैंकिंग ने भी। आपका टेक बैंकिंग के इस डिफरेंट थोड़े से बिहेवियर पर और मिड कैप्स में आपका बैंक्स पर टेक क्या है इस वक्त? मुझे लगता है बैंक इज़ द मिसिंग पीस ऑफ द मार्केट पजल, क्योंकि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है, खास करके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसकी जो बड़े बड़े इंडाइसेस है, ब्रॉड इंडाइसेस है, निफ्टी 500 या निफ्टी 100 या निफ्टी 50 देखें, उसमें वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द इकोनॉमी बेटर रहेगा, रिकवरी देख रहे हैं कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट्स की, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की भी, तो मुझे नहीं लगता ये बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ के बिना हो पाएगा। और अभी तक हमने देखा है कि बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी वीक रही है। तो बैंक में एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, एनपीएज कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किए हुए हैं, लास्ट 4-5 साल में काफ़ी क्लीन अप हुई है, लेवरेज कम है, और एक मिसिंग पीस है सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ और मार्जिन्स का। मार्जिन्स हमने देखा है कि जब आरबीआई रेट कट करती है, जैसे पिछले 6 महीने में किया है, तो एक इनिशियल जो होता है वो थोड़ी प्रेशर आती है, क्योंकि बैंक्स की जो लोन्स होती है उसकी रिप्राइसिंग तुरंत हो जाती है, उसकी रेट घटती है, लेकिन डिपॉजिट की रिप्राइसिंग थोड़ी देर से होती है, वो अब होगी। तो मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर और है जहाँ पे मार्जिन का थोड़ा प्रेशर दिखेगा, बट ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये एक सिक्लिकल इशू है। मेरे ख्याल से मार्केट इसको लुक थ्रू कर देगी। तो अगर मार्जिन्स की इशू नहीं है तो ओनली इशू रिमेन्स इज दैट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, और हम कह रहे हैं कि सेकंड हाफ बेटर रहेगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करेगा, रियल एस्टेट भी अच्छा करेगा, अच्छा गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो वैसे भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग जो है ग्रोथ एंड वैल्यूएशन की इक्वेशन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों इक्वली अट्रैक्टिव है। अभी तक क्या हुआ था, फिनेंशियल सर्विस की जो बास्केट है उसमें जो मैं कहूँगा हैवी लिफ्टिंग करी थी एनबीएफसीज ने और कैपिटल मार्केट वाले प्लेज में, ये तो अपना परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे, बट बैंक्स ऑल्सो नाउ विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, दैट इज अवर होप। अच्छा मिहिर जी, आप रियल स्टेट को लेकर थोड़ा चिंतित नहीं है क्या? मैं रियल स्टेट में मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि लो कॉस्ट हाउसिंग का और मिड इनकम वर्ग जिस हाउसिंग पे फोकस करता है उसका जो शेयर है वो लगातार घट रहा है। सारी कंपनियां प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही हैं, सिर्फ प्रीमियम्स के आधार पर सिर्फ अगर आप प्रीमियम में ही ग्रोथ करेंगे तो क्या वॉल्यूम गेम आप डिलीवर कर पाएंगे? आपको ये थोड़ा सा इस प्राइसिंग पर डिमांड कम हो रही है, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर के मार्केट को देखें, थोड़ी सी डिग्रोथ भी रही है, यहाँ पे डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, मेरे ख्याल से 12-15% का टिक था वो। आप थोड़े चिंतित हैं रियल एस्टेट को लेकर? रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से सिक्लिकल स्लोडाउन हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे कहा प्राइसेस घटे हैं, लेकिन बहुत बढ़ने के बाद थोड़े करेक्शन या तो कंसोलिडेशन हो रहे हैं। तो मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी का तो अभी भी कोई इशू है नहीं मेरे ख्याल से। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक मार्केट अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहेगा, तो प्रीमियम प्रॉपर्टी जो है वो तो डेफिनेटली बिकेंगी। प्राइस शायद ओवरशॉट हो चुका है तो कंसोलिडेट होने की ज़रूरत है, बट मुझे जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो टिपिकली प्रीमियम लेवल्स में, प्रीमियम सेगमेंट्स में फोकस कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई इशू लग नहीं रहा। प्लस जो लिस्टेड वाले जो प्लेयर्स हैं वो डिवर्सिफाई भी कर रहे हैं, थोड़ी REIT वाली या तो रेगुलर इनकम वाली एसेट्स भी बना रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी वगैरह भी जा रहे हैं, तो एक लिस्टेड कंपनीज एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बना रही है। जो लो कॉस्ट हाउसिंग वाले सेगमेंट है वो शायद IT स्लोडाउन या तो उस तरह की जो इम्पैक्ट होती है वहाँ पे उसकी वजह से फ्रॉम टाइम टू टाइम एक स्लोडाउन दिखा सकती है। बट अगेन वहाँ पे मैं एक ब्रॉड इकोनॉमिक व्यू नहीं लूँगा, क्योंकि ये सेगमेंट जो है काफ़ी अनऑर्गेनाइज भी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लिस्टेड लो कॉस्ट हाउसिंग प्लेयर्स है वहाँ वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। क्योंकि अगर हम GDP के नंबर्स देखें तो
हाउस फिजिकल एसेट क्रिएशन तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है FY23-24 में, FY24-25 में भी। और हाउस होल्ड जो एसेट क्रिएशन होता है वो टिपिकली रेजिडेंशियल हाउसिंग का ही पार्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि रेजिडेंशियल हाउसिंग में ऐसी कोई स्लो डाउन है। सेगमेंट बाय सेगमेंट मेरे ख्याल से जो प्लस माइनस है वो हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। लो कॉस्ट हाउसिंग में लिस्टेड प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके बिल्कुल। अच्छा, बैंकों की बात हो गई, अब मैं आपसे एक और टॉपिक की बात करना चाहूँगा। कल इन्फोसिस का शेयर चला, बायबैक में प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करें। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक खैर आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लार्ज कैप आईटी को आप अप्रोच कैसे करेंगे? क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आए, उन्होंने कहा कि हम एआई में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन मार्केट बिल्कुल कन्विंस नहीं था। इन्फोसिस का इतना बड़ा बायबैक अनाउंस हुआ, फिर भी मार्केट कन्विंस था। कल स्टॉक्स चले क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की शायद स्टेटमेंट का थोड़ा सा पॉजिटिव रब ऑफ रहा हो, लेकिन लार्ज कैप आईटी ने लार्जली काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। क्या ये साल थोड़ा सा टर्न अराउंड का साल रह सकता है? मुझे नहीं लगता है कि लार्ज कैप आईटी से जो करंट बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सालों से ये सिंगल डिजिट ग्रोथ पे चल रही हैं। कोविड के 2-3 साल थे वहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग एक अच्छी स्पर्ट निकली थी 2-2.5 साल की, लेकिन वी हैव कम बैक टू सिंगल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि जो सिंपल एप्लीकेशन सर्विसेज डिलीवरी वाले जो मॉडल हैं उसमें दो तरह के हेडविंड्स है। एक तो ये मॉडल कमोडिटाइज मॉडल है, तो उसमें कोई प्राइसिंग पावर तो होती नहीं है, ये वॉल्यूम गेम बनते जा रहा है। प्लस जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने खुद के GCCs ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स खोल रहे हैं। तो एक तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो इतने स्केल कर चुकी हैं कि वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, खुद के सेंटर्स बना रहे हैं, और दूसरा जो बिजनेस है वो कमोडिटाइज बिजनेस है। तो अनलेस हम कोई प्रोडक्ट इनोवेशन या R&D में ज़्यादा स्पेंड करके नॉन लीनियर ग्रोथ की ओर जाएंगे, ये जो हार्डकोर कोडिंग वाला जो बिजनेस है, हम कहते हैं कंसल्टेंसी करते हैं वगैरह, लेकिन मार्जिन में दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लार्ज कंपनीज जो हैं वो मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ग्रोथ है, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन स्टॉक मार्केट में दिस विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। हाँ, आईटी कंपनीज में मिड कैप कंपनीज हैं, मिड कैप अच्छा करेंगे वो अच्छा करेंगी, बट वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ प्रमोटर मैनेजमेंट की जो फायर इन द बेली वगैरह है वो उसमें जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, आपको लग रहा है लार्जली वही आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक तो सर्टन निश सेगमेंट्स में अच्छी ग्रिप है, और प्लस उनकी जो मोटिवेशन वगैरह है वो अभी भी बरकरार है इन टर्म्स ऑफ हायर ग्रोथ। तो इस समय फिर आपका इस समय पॉजिटिव व्यू कहाँ पर है? कौन सी थीम आप इस साल बैक कर रहे हैं? एक तो हम हमेशा फिजिकल एसेट क्रिएशन में थीम में पॉजिटिव रहते हैं। उसमें कैपिटल गुड्स आ जाता है, पावर T&D, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है। मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट लिंक सेगमेंट्स में अभी भी मोमेंटम रहेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जब तक बहुत अच्छी तरह से मोमेंटम नहीं दिखाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, और करती रहेगी मेरे ख्याल से। और ये साल भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी पिकअप हो रही है। तो फिजिकल एसेट क्रिएशन इंक्लूडिंग रियल एस्टेट में हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। दूसरी जो कंजम्पशन की थीम है उसमें हमने वेटेज बढ़ाया है, क्योंकि अगेन बहुत क्लियर फोकस है गवर्नमेंट का कि जब तक इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं आता तो हमें कंजम्पशन से स्टिमुलेट करके इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो ये एक सेगमेंट में हमने एक्सपोजर बढ़ाया है। हमने फार्मास्यूटिकल्स में टिपिकली बॉटम अप जो CDMO सेगमेंट से वहाँ पे हमारा व्यू अच्छा रहता है। एंड प्लस देयर आर अदर थीम्स लाइक डेटा सेंटर एटसेट्रा, जहाँ पे हम हाई ग्रोथ सेगमेंट्स देखते हैं, और वहाँ पे हम इन्वेस्ट किया है। भैया जी, ये न्यू एज स्टॉक्स की जो कैटेगरी थी जिसमें बहुत सारे हमारे पास स्टॉक्स थे और डिफरेंट सेगमेंट्स से, आप लुक एट इटर्नल, स्विगी, क्विक कॉमर्स के, हमारे कुछ लॉजिस्टिक्स स्पेस के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, फॉर इंस्टेंस डिलीवरी। अभी इस सेगमेंट में कोई खास बास्केट जिस पर आप बुलिश हो, स्पेशली क्योंकि लॉजिस्टिक्स में तो कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस भी थे जो कि शायद अच्छे डिमांड के बाद लिए गए। आपका टेक क्या बन रहा है? मतलब कौन सी बास्केट्स आप प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त? ये जो न्यू एज कंपनीज हैं उसमें हम स्टॉक बाय स्टॉक देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सेगमेंट नहीं है या सेगमेंट नहीं है। चलो डिलीवरी है तो 2 या 3 स्टॉक्स है उसमें, लॉजिस्टिक्स में जैसे कहा 1-2 स्टॉक्स हैं, बट ये जो है काफ़ी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। देयर आर सम D2C कंपनीज जो कॉस्मेटिक्स वगैरह ऑनलाइन सेल करती हैं, काफ़ी वेरी बिजनेस मॉडल्स है, जो उनकी एड्रेसेबल मार्केट्स है, टैम जैसे बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, उनके जो सेगमेंट्स हैं वो अलग है, बिजनेस मॉडल्स अलग हैं। तो एक मैं ब्रॉड ब्रश स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। हाँ, एक कॉमन थीम यही है कि ये बिजनेस मॉडल्स डिसरप्टिव हैं,
ये बिजनेस मॉडल्स नए हैं और ये बिजनेस मॉडल्स ट्वीक भी ऐसे हो रहे हैं कि उनकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो एडजेसेंट कैटेगरीज को इंक्लूड कर करके बढ़ती जा रही है। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं कि भाई ये कंपनी की मैनेजमेंट और प्रमोटर जो करंट उनकी जो सेगमेंट्स है उसमें स्केल अप कर पा रहे हैं, उसमें डोमिनेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड प्लस उनके पास ऐसी सिनर्जीज या विजन है कि ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू करते रहे। तो क्योंकि हमने ये देखा है कि एक बार एक कंपनी की एक कस्टमर बेस बन जाती है तो वो कस्टमर बेस को आप और काफ़ी सारी चीज़ें भी सेल या क्रॉस सेल कर सकते हो। और जो मैनेजमेंट्स ने एडजेसेंट कैटेगरीज या कस्टमर बेस को माइनिंग में अच्छा काम किया है वो मैनेजमेंट में अच्छा किया है, चाहे वो कंज्यूमर D2C में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स में हो, चाहे वो फिनेंशियल सर्विसेज में हो, जैसे हमने देखा था 2-3 अच्छी ऑनलाइन कंपनीज फिनेंशियल सर्विसेज में भी हैं। तो इस बेसिक क्वेश्चन कि आप जो नेटवर्क इफेक्ट्स है कैसी मोड क्रिएट कर सकते हो अपने आप के लिए, और फिर वो एक बार कस्टमर बेस आ जाता है तो उसको कैसे माइन कर सकते हो। तो जो मैनेजमेंट की जो विजन हमें दिखती है वो स्टॉक स्पेसिफिक हम जाते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में कहूँगा 4 या 5 स्टॉक्स हैं टोटली इन डिफरेंट कैटेगरीज, ये थीम इन द न्यू एज कंपनीज। ऑलराइट, चलिए पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको इस नए साल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक की बात करेंगे हम, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जो किस्त जिसमें काफ़ी गिरावट है आज। बाहर कौन है हमारे साथ गेस्ट में, वो बता दीजिए मुझे। रचना जी हैं क्या, या हाँ रचना जी बताइए, HUL पर आपका इस समय क्या व्यू रहेगा? जी, HUL में रिजल्ट के बाद जो डाउनस्विंग शुरू हुआ है उसने चार्ट पैटर्न को जो ठीक ठाक था कल तक उसको डिस्टर्ब बहुत कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अब अगर यहाँ से एक रिलायबल एंट्री बनती है तो वो 200 MA के आसपास ही बनती है, जो कि 2400 के आसपास का लेवल है। तो उससे पहले इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन कीप प्लेइंग इट ऑन ईदर ऑफ द साइड्स जहाँ पे स्विंग दिखे। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्यों HUL में इतनी बड़ी गिरावट आई। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। और दोनों FMCG दिग्गजों में अगर आप देखें, चाहे कोलगेट है या HUL, दोनों में बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और नतीजों के बाद एक तेज़ रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि कल HUL नतीजों के बाद थोड़ा सा सर्च किया था, लेकिन अगर आज फाइनल डिटेल्स अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस इसको थोड़ा सा कमज़ोर मान रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो प्राइस ग्रोथ सेकंड हाफ में भी बताई जा रही है कि सिंगल डिजिट की देखने को मिल सकती है, और जो GST ट्रांजेक्शन हुआ है 20 दिनों का, जो डिस्ट्रीब्यूशन पर और रिटेल सेगमेंट में इम्पैक्ट देखने को मिला है, इससे वॉल्यूम ग्रोथ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 2% का असर देखने को मिला है। खास बात यह कि मैनेजमेंट अगर आप देखें तो रिकवरी और डिमांड रिकवरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि नवंबर के बाद से स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य आपको देखने को मिलेगी और सेकंड हाफ आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है। अब खास बात ये भी है कि अगर आप इनका जो आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर होना है इसे फैक्टर करके देखें तो मार्जिन में तकरीबन 50 से लेकर 60 बेसिस पॉइंट की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि इनकी गाइडेंस यानी जो करीब 22 से लेकर 23% एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है इसको बरकरार रखे हुए। लेकिन दिक्कत की बात है कि जब ढीला प्रदर्शन हो और वैल्यूएशन बड़े एक्सपेंसिव हो तो मार्केट इसको अच्छी तरीके से नहीं लेता। आज 3 से 4% की गिरावट इस कारण से भी देखने को मिल रही है क्योंकि अगर आप FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से भी देखें तो ये स्टॉक फिलहाल के लिए 50 टाइम्स पर चल रहा है। तो महंगे वैल्यूएशन, धीमी ग्रोथ, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट है। जी, जो नंबर्स थे, जो ग्रोथ थी, और स्पेशली जो पैमाना था, आई मीन फॉरवर्ड EPS पे भी अगर आप देख जो नंबर्स थे उस पर भी क्वाइट एक्सपेंसिव 50, आशीष का बताया था आपने 50 की PE पे ना फॉरवर्ड अर्निंग्स पे। हाँ, FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से 50 टाइम्स पर PE चल रहा है 50 टाइम्स। हाँ, 50 टाइम्स। तो जनाब जो नंबर्स में ग्रोथ है बाजार उससे उत्साहित नहीं है। आपकी स्क्रीन पे 2508 पे लगभग 3.5% नीचे ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रैजेक्टरी में। और एक और बात, निफ्टी भी अब डे लो की तरफ प्रोसीड करता हुआ 25,833, हम डे लो पर हैं। कल के लो को वायलेट कर चुके हैं हम निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक अब 58,000 के पुट राइटर्स के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कल 26,000, 26,050, 26,100 इस रेंज में एक रिजेक्शन आया। आप इस रिजेक्शन का बड़ा कारण क्या समझते हैं? क्या इस अर्निंग सीजन में हमारे पास जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे बाजार उसको एक बार भुना चुका है क्या? बट दुविधा ये है कि FIs अच्छी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। आप किस तरफ हैं इस वक्त? आपकी प्लेसमेंट क्या है मार्केट में इस वक्त? हमारा व्यू मार्केट में अभी पॉजिटिव ही बन रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स तो सारे पॉजिटिव थे ही, साथ साथ जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है या US में टैरिफ को लेके जो
जो जो जो अनसर्टनिटी बना हुआ था माहौल, वहां पे सुधार आ रहा है और उम्मीद ये है कि शायद इंडिया और यूएस का भी कुछ ना कुछ टैरिफ रिलेटेड सोल्यूशन नवंबर एंड तक निकल सकता है और जो कि मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव स्थापित होगा। समस्याएं मार्केट में ग्लोबल न्यूज फ्लो रिलेटेड थोड़े हैं और रहेंगे भी, पर एफआईआईज का मूड की अगर बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया है और अभी जबरदस्त बिकवाली जो देखने को मिल रहा था पिछले कुछ महीनों में, वहां पे रुकावट आया है, थोड़ा बहुत कवरिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत खरीदारी भी उनके तरफ से आ रहा है। आईपीओ में तो जबरदस्त पैसा लगा ही रहे थे पहले से ही एफआईआईज, और आने वाले दिनों में मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर सेकेंडरी में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन एफआईआईज का शुरू हो जाए। तो ये सब अगर संकेत अगर आप देखेंगे तो लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव मूड माहौल बना रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन एक लेवल के ऊपर होता रहेगा और वो मार्केट के हेल्थ के लिए भी ठीक है। तो मैं आई एम नॉट टू पर्टर्ब्ड। मुझे तो लगता है कि जो Q2 के नतीजे हैं, जो अनुमान थे उससे बेहतर आए हैं। अब स्पेसिफिक कंपनी वाइज तो जरूर डिस्कस कर सकते हैं, कहीं पॉजिटिव है कहीं थोड़ा नेगेटिव है, बट बाय एंड लार्ज better than expected Q2 numbers are coming. ओके चलिए, तो ये समय एक ब्रॉडर व्यू। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अब आप बताइए, इस समय आप क्या ट्रेड्स पिक कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट बेट्स रहेंगी आपके इस साल के लिए? अनुज जी, मैंने हमारे जो निवेशक हैं उनको एयरटेल, भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की सलाह दी है। दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि टैरिफ रिविजन होने का टाइम आ रहा है और हम लोगों को लगता है कि बिफोर द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल एक बार टैरिफ और रिविजन होगा, जो कि सीधा बॉटम लाइन में असर दिखाएगा। दूसरी बात है, वोडाफोन के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर रिलेटेड अर्जी दरखास्त की गई है, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन का बहुत जबरदस्त उम्मीद सबके पास है और सरकार का स्टैंड भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है। तो इसका वोडाफोन पे तो असर जरूर आएगा अगर हो गया, पर इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा क्योंकि उनके भी एजीआर ड्यूज है और अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत मिलता है तो उसका पॉजिटिव असर कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिलेगा। तो भारतीय एयरटेल करंट लेवल पे खरीदारी की हम लोग सलाह दे रहे हैं निवेशक को 1 साल का नजरिया से। और दूसरा कंपनी जहां पे हम लोग का व्यू पॉजिटिव है और पिछले करीब 6 महीने से पॉजिटिव व्यू रखे हैं हम लोग, वो है सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट। नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज बहुत जबरदस्त इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। साथ साथ डिमांड सप्लाई स्थिति जो है उसके हिसाब से प्राइसिंग पावर भी, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त प्राइसिंग पावर सब सीमेंट कंपनीज के पास आ रहा है और नया प्लांट भी लगा रहे हैं, नया ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया फोकस्ड, जहां पे कॉस्ट पर टन बहुत ही एफिशिएंटली डिस्क्लोज किया गया है, बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट पर टन के हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है। ओवरऑल 1 साल का नजरिया से यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दे। सुदीप जी, एक दो बास्केट पे और बात करना चाहूँगा। इस बार थोड़ा सा कन्विक्शन, थोड़ा सा बाजार का मतलब जो है ना कन्विक्शन नजर आ रहा है। एक स्पेस पे कैपिटल गुड्स, आई मीन मिड कैप, लार्ज कैप, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे, लेड बाय एल&टी। कैपिटल गुड्स में आपने क्या चुना है इस बार? जी, एल&टी तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हमेशा से रहा है और अभी भी एल&टी फेवरेट स्टॉक है और इसके जो छोटे मोटे दिक्कतें थे, पर्टिकुलरली हैदराबाद मेट्रो को लेके, वो भी दूर हो गया है। जैसे जानते हैं ऑर्डर बुक जबरदस्त है, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक लगभग 50% जो कि एडिशनल मार्जिन पे है, तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो रहा है। तो एल&टी तो डेफिनेटली निवेशक खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज हैं जहां पे खरीदारी की जा सकती है, पर ध्यान ये यहाँ पे रखना होगा कि वैल्यूएशन चीप नहीं है। और आप एबीबी की बात करें या और भी सीमेंस की बात करें तो अच्छे इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बुक तगड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से ही हो रहा है, पर वैल्यूएशन थोड़ा फुल लगता है मुझे। तो अगर एबीबी या सीमेंस में कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर नजरिया थोड़ा लंबा रखिए।
चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। थोड़ा सा समय का अभाव था इसलिए इस बातचीत को यहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मार्केट से डे लो, निफ्टी डे लो पर और निफ्टी बैंक अब 58,000 के जोन के नीचे ट्रेड करता हुआ, तो सॉफ्टनेस मार्केट में बढ़ती हुई। और अब चलते हैं, काम करते हैं, यहाँ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कोई प्रश्न आपका हो, ट्रेड से संबंधित, इन्वेस्टमेंट कॉल जरूर पूछिएगा कंचन से छोटे से ब्रेक के बाद। मैं और अनुज यहाँ से प्रस्थान करते हैं, हमारी अगली मुलाकात होगी कमाई कर। तब तक के लिए नमस्कार।